जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाई बहन, सभी मेरे भावी अभ्यर्थियों जितने भी हैं, जितने भी तैयारी करने वाले मेरे दोस्त हैं, आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज फिर से आपके लिए कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं। यूपी पुलिस, यूपी एसआई एंड यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो भी एग्जाम होंगे, अदरवाइज जिनमें भी जीएस और जीके पूछा जाएगा, वहाँ पर ये आपके लिए वीडियो बहुत ही मददगार होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे। आइए बिना टाइम गवाते हुए, जैसे सुपर टेट की भी तैयारी करने वाले हैं वो लोग भी ना भूलें, उनके में भी जीएस पूछा जाता है और इसी तरह के जीएस पूछी जाती है, इसीलिए वो सब लोग बिल्कुल अच्छे से इसको वॉच करें, ठीक है। और आप लोगों से एक निवेदन है मेरा, आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए ताकि आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। फॉर्मेलिटी करने से जीवन फॉर्मेलिटी बन जाता है, ध्यान रखिएगा, जीवन भी आपके साथ फॉर्मेलिटीज करने लगता है, इसीलिए वीडियो को सीरियसली पूरा देखा करिए और जो नोट डाउन करने लायक हो उसको नोट जरूर किया करिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, ठीक है। और आप लाइक करिए और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और विश्वास के साथ कहता हूँ, फ्री ऑफ कास्ट पूरा पढ़ाऊँगा और आपके सिलेक्शन तक आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ाता रहूँगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। प्रश्न ये आ गया आपके सामने, आप लोग मुझे बताओ रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा। चीन का, म्यांमार का, भूटान का, बांग्लादेश का। बताओ, जवाब आना चाहिए, कोई तुरंत जवाब आना चाहिए आपका। तो आपका जवाब आएगा अमार सोनार बंगला, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो हमारे कौन, जो गुरुजी हैं, गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो बांग्लादेश के में आज़ाद हुआ 1971 में इंदिरा गांधी जी थी। कौन? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी, इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी के द्वारा बांग्लादेश में या बांग्लादेशियों को सहयोग के साथ बांग्लादेश को एक अलग देश के रूप में स्थापित करने में मदद किया गया। आगे देखो, भूटान को थंडर बोल्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, थंडर बोल्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, या कह सकते हैं एशिया कहते हैं इसको, या स्थल अवरुद्ध है। कैसा है? स्थल अवरुद्ध है, ध्यान दीजिएगा, स्थल अवरुद्ध कंट्री है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, भूटान तो हो ही गया, बांग्लादेश में कुछ और चीज बताना था मुझे। जैसे जो आपका सुंदरवन डेल्टा है मेरे दोस्त, कौन सा सुंदरवन डेल्टा है, उसका मैक्सिमम भाग बांग्लादेश में पड़ता है। और क्या बताना चाह रहा था, और आपको ये बताना चाह रहा था मैं, क्या सुंदरवन डेल्टा के बाद यहां पर पाया जाता है सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है पूरे वर्ल्ड का। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड का जूट का उत्पादन कहां होता है? बांग्लादेश में होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। बांग्लादेश ऐसा देश है जहां पर कोई भी पहाड़ी नहीं पाई जाती, कोई भी पर्वत नहीं पाया जाता, ओके। और ध्यान दीजिएगा, और बांग्लादेश के विषय में क्या बताऊं, बांग्लादेश हमारे कह सकते हैं एक तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है, नीचे से साउथ से आपसे बंगाल की खाड़ी से है और बाकी वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में इंडिया अवस्थित है, ठीक है। भूटान हो गया, देखिए भूटान, चीन एंड इंडिया, इनकी सीमा पर आपको मिलेगा डोकलाम क्षेत्र। क्या? डोकलाम एरिया। और जो डोकलाम है सिक्किम में पड़ता है। कहां पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, जो कि विवादित था, जहां पर चीन आकर के अपना अधिकार जमा। हमने कहा ए सुनते हो जरा, हमने प्रोटेक्शन का वादा किया भूटान को, आंख नहीं दिखाना, नहीं निकाल लेंगे आंख, समझ गए। चाइना बोला जी सरकार, ऑलरेडी मेरी छोटी छोटी आंखें हैं, आप निकाल लेंगे तो और समस्या हो जाएगी। लौट गया आप, ऐसा हमने किया, ठीक है। आगे देखिए, म्यांमार। अब म्यांमार को क्या कहते हैं? म्यांमार और इंडिया के बीच अराकान योमा श्रेणी स्थित है, जो कि हिमालय श्रेणी की रेंज है, ठीक है। और म्यांमार के विषय में क्या कहा जाता है? म्यांमार को काला पैगोडा का देश भी कहा जाता है ना, पैगोडा देश। और चाइना के विषय में देखिए, चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है।
चाइना एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर यांगती सिक्यांग जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांगटी सिक्यांग। देखो भैया, एक तो ये सब बड़ा गड़बड़ नाम है। यांगटी सिक्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? एशिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। इतना ही नहीं, एक यहाँ पर हुआंगहो है। कौन सी है भैया? हुआंगहो नदी है। और जो हुआंगहो है ना, इसे चीन का शोक कहते हैं। इसे पीली नदी भी कहा जाता है। पीली नदी पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोयस के मैदान से होकर प्रवाहित होती है। लोयस का मैदान का फॉर्मेशन कैसे होता है पता है? हवाओं के द्वारा होता है। कैसे भाई? जो आप देखोगे मंगोलिया का जो गोबी मरुस्थल है, उधर से आती है पश्चिमी विंड, उसको उड़ा के लाते हैं यहाँ पर थ्योनसान इंतजार करता है। थ्योनसान पर्वत है, थ्योनसान पर्वत यूं ही हवाएं आती हैं, उड़ा करके बालू लेके आती हैं, पर्वत से टकराते हैं, टूट के वहीं पर गिर जाते हैं। वहां पर एक स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसे लोयस का पठार या लोयस का मैदान कहते हैं। देख ताली एक बार कमेंट जरूर करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला नंबर 13। देखो अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर कौन सा है? ये देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है आपको। इसको ध्यान दो भाई। कहता है मेखला चादर या किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? देखो, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। तो ये इसका जवाब होगा मेरे दोस्त, वो क्या होना चाहिए? असम होना चाहिए। क्या इसका जवाब होना चाहिए? असम होना चाहिए। और असम में देखो, और जानकारी बता दो, नाम तो इसका असम है, राजधानी कहाँ है? कमेंट करके बताना, राजधानी इसकी कहाँ है? यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? अब देखो, ब्रह्मपुत्र। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। और इस ब्रह्मपुत्र नदी में पाए जाते हैं दो नदी द्वीप महत्वपूर्ण। वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। कौन सा? एक तो है माजुली और दूसरा कौन सा है? उमा द्वीप है। ओके, कौन सा है? उमा द्वीप है। और बताऊं असम के विषय में, असम चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, चाय के उत्पादन के लिए। और क्या बताएं, भारत का पहला तेल कुआं यहां खोजा गया था। कहां पर? डिगबोई में। कहां पर? डिगबोई में खोजा गया था। ओके, और असम के विषय में क्या बताएं भाई? और तो बहुत कुछ बता दिया। असम में काजीरंगा है। क्या? काजीरंगा अभ्यारण्य है। और क्या बताया जाए? मानस भी यहीं पर है, मानस भी यहीं पर है, और पाकुई भी यहीं पर है, पाकुई। ओके, गोवा, वाह, कौन जाएगा घूमने? यहाँ पर जाना चाहिए ना, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के मामले में। किस मामले में? क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है जिसका नाम है मार्मा गोवा। क्या नाम है उसका? मार्मा गोवा बंदरगाह है, जहां से लौह अयस्क का निर्यात होता है। क्या? लौह अयस्क का निर्यात होता है। ओके, तमिलनाडु, कौन नहीं जानता बाबू तमिलनाडु को? तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? बताओ भाई, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? अरे भैया कहाँ होगी? चेन्नई होगी, और कहाँ होगी? ठीक है, तमिलनाडु में। देखो, तमिलनाडु इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह है, तुतिकोरिन बंदरगाह है, यहाँ पर कामराज बंदरगाह है तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पर नीलगिरी है, यहाँ पर बहुत कुछ है। ठीक, चलो गुजरात, मोदी जी का गृह नगर है ये। गुजरात गृह स्टेट है, तो गुजरात में देखिएगा, गुजरात में गिर और गिरनार पहाड़ियां हैं। क्या है? गिर और गिरनार। तो गिर अभ्यारण्य भी है जहां पर एशियाई शेर और जंगली गधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे और एशियाई शेर पाए जाते हैं। गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट है। आगे देखिएगा, चंद्रगुप्त के पुत्र। अब चंद्रगुप्त कौन है? ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक। समथिंग जो इन्होंने स्थापना किया था 321 के आसपास किया था, समथिंग, है ना। मौर्य वंश के जो संस्थापक, मतलब इसी के आसपास इन्होंने किया था। चंद्रगुप्त का नाम बताएं
पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व, कितना ईसा पूर्व, 272 ईसा पूर्व, है ना, 272 ईसा पूर्व के भी शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। और इसका जो साम्राज्य था ना, यह बिहार से लेकर के ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र यहां तक का लेकर के मतलब बीसी के एरिया में था, मैक्सिमम इसका बिहार का क्षेत्र था। ओके, अब देखो पूछा गया इसमें कौन सा इनका लड़का था, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य बाबू का। तो ये बाबू ये कौन, कोई और नहीं है, ये बिंदुसार महोदय हैं। कौन है, बिंदुसार महोदय इनके पुत्र थे, जिनका कार्यकाल रहा 298 से लेकर के 272। और इसके बाद जो है आपके बनते हैं भाई साहब अशोक, और उन्होंने अशोक के द्वारा आपने सुना होगा 261 बीसी में, है ना, 261 बीसी में उनके द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया। और कलिंग युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, और कलिंग युद्ध कहाँ पर, खारवेल के द्वारा, खारवेल के साथ। और अगर आप कहा जाए, पूछा जाए आपसे कि कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, शिलालेख में, ठीक है, याद रखना इसको। ओके, अनिरुद्ध वासुदेव हर्षवर्धन जानते हैं, कन्नौज वाले हैं ये, कन्नौज चित्र नगरी वाले, ठीक है, अपने भाई को मार दिए थे ये, आपको पता हो काहे मार दिए थे भाई, इसीलिए समझ के चलना, ठीक है। आगे देखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। अब नीलम संजीव रेड्डी कौन है पता है आपको, फखरुद्दीन अली अहमद बने, 12 गिरी वेंकट गिरी पढ़े। तो ये जो गिरी है ना, ये गिरे बहुत बार है लेकिन खड़े एक ही बार हो पाए हैं, बहुत बार गिरे हैं ये, है ना, एक बार खड़े हुए। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था, है ना, क्या निर्विरोध चुना गया था इनको, ठीक है। और नीलम संजीव रेड्डी कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, तो वो ज्ञानी जैल सिंह हैं, जिनके द्वारा वीटो पावर का प्रयोग किया गया था। अब आपको पता है कौन सा वीटो पावर, ये पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे, है ना। किसकी गवर्नमेंट थी राजीव भैया की, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने में इन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था, ज्ञानी जैल सिंह जी ने। और ये विधेयक कौन सा था, डाक संशोधन विधेयक, क्या, डाक संशोधन विधेयक था, याद रखना, संशोधन विधेयक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये चीफ जस्टिस भी रहे, इसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे, है ना। और फखरुद्दीन अली अहमद भी राष्ट्रपति रह चुके हैं इंडिया के। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। पूछा है, ध्यान से देखना, लास्ट तक पढ़ना, पूरा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। कौन सा नदी गोदावरी नदी के किनारे नहीं है। देख ताली, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना तो शेयर जरूर कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखिए, नासिक है, नौसारी है, नांदेड़ है, निजामाबाद है। तो मेरे दोस्त याद रखिए, नौसारी तो ऑलरेडी ये कहाँ बसा हुआ है, ये गुजरात का शहर है ना। महात्मा गांधी से जुड़ा भी है नौसारी जिला, जहाँ पर नमक कानून वानून की बात होते हैं। और ये नदी के किस नदी के तट पर है, ये पूर्णा नदी के तट पर है। कौन सा नदी है, पूर्णा नदी के। बाकी नासिक और नांदेड़ है, निजामाबाद है, ये सब किसके तट पर है, ये गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। औरंगाबाद आ जाए तो वो भी इसी के तट पर पड़ता है, किसके, गोदावरी के, ध्यान रखना। कौन सा, औरंगाबाद, ओके, ये सब गोदावरी के तट पर है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, गोदावरी के विषय में एक बात और मैं आपको बताना थोड़ा सा भूल गया, माफ करिएगा। गोदावरी नदी गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की। समथिंग 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद, ध्यान रखना। और दक्षिण भारत की वैसे भी ये सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है ना। और कहा जाता है गोदावरी जो है बूढ़ी गंगा है, बूढ़ी गंगा इसीलिए बोलते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे। आगे, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताओ भाई। कैप्रीविशा तस्मानिया रोइस, कौन सा हो जाएगा, तस्मानिया जो है मेरे दोस्त, ये वहां का, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है। यहाँ की जो राजधानी है वह कैनबरा है, क्या, कैनबरा। और पता है एक और अच्छी बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के साथ अगर इसका जुड़ाव देखें
देखना, ये ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि की मैं बात करता हूँ। अगर इसकी जुड़ाव देखें यहाँ पर तो यहाँ पर तस्मान सागर है, बास जल संधि पाई जाती है यहाँ पर, बास जल संधि है, ठीक है। और आपको बताऊं इसके जो प्रांत बैठे हैं ना, कुछ इस प्रकार से बैठे हैं भाई, इस प्रकार से इसके कुछ प्रांत बैठे हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से कुछ इसके प्रांत डिवाइड हैं। अब पता है आपको, यहाँ तक तो नहीं है, ऐसे मान लेते हैं, हाँ ये वाला एरिया यहाँ से, ठीक है। अब पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, इसे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इसको दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, इसको क्वींसलैंड बोलते हैं, इसको क्वींसलैंड बोलते हैं, क्या क्वींसलैंड बोलते हैं, और इसको वेल्स बोलते हैं, वेल्स, हाँ ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, यहाँ पर विक्टोरिया प्रांत है, विक्टोरिया राज्य है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जुड़ता है, और कौन सी जल संधि है, बास जल संधि, कैनबरा यहीं पर स्थित है। अब देखो जैसे पर्थ हो गया, पर्थ यहाँ पर पड़ता है, पर्थ यहाँ पड़ता है, सिडनी यहाँ पड़ता है ना, इसी तरह से सॉरी हाँ ठीक है, मेलबर्न यहाँ पड़ता है, इसके बाद सिडनी यहाँ पड़ता है। तो इस तरह से इसके पूरे का पूरा क्या है, जैसे MBA के बाद BSc किया, ऐसा कुछ था, चलिए बाद में बताऊंगा इसको, आप लोग इतना ध्यान दें। आगे देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे अधिक भंडार मौजूद है। अब आप लोग बताओ, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा भंडार पाया जाता है, यूरेनियम का। भाई यूरेनियम की खान कौन सी है, जादूगोड़ा है ना। जादूगोड़ा कहाँ स्थित है, सबको पता है, जादूगोड़ा कहाँ स्थित है बताओ, ये कहाँ पाई जाएगी भाई, झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पर, झारखंड में। रेडियम तो इतना है, विस्मित नहीं, थोरियम है, थोरियम के भंडार आपको केरला में मिलते हैं। कहाँ पर, केरला में। इसीलिए सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी जो वेव्स हैं उससे प्रॉब्लम में रहने वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, केरला है। कौन सा, केरला है। थोरियम हो गया आपका, ठीक है। कहा जाता है वहाँ पर बालू के कणों में थोरियम मिलता है। वाह क्या बात है, मजा आ गया भाई। कहता है यहाँ पर वेनेजुएला की राजधानी क्या है। अरे भैया राजधानी क्या है, इसके पूरे घर की बात बता दूं मैं। आगे देखो, वेनेजुएला की राजधानी क्या होती है, कराकस होती है। वैसे ये दिवालिया हो चुका है, ज़्यादा काम का है नहीं, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। ये देखिए वेनेजुएला, अगर आपको वेनेजुएला जाना है तो एक बार मेरे साथ मैपिंग कर लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं आपको वेनेजुएला घुमा के लाता हूँ। देखो भाई यहाँ पर ये स्थित है वेनेजुएला, और यहाँ पर ये एक झील है जिसका नाम है माराकाइबो झील। और ये पता है माराकाइबो जो झील है ना, काफी फेमस झील है भाई। किस लिए पता है, ये है पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है ओरिनिको नदी, और दूसरी एक नदी और है, इसका नाम है कैरो नदी। कैरो नदी पर बना है एंजल जलप्रपात। क्या बना है, एंजल जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, कैरो नदी पर है। और ये ओरोनिको नदी है, ओरोनिको नदी है ना। और यहाँ से निकल गई आपकी, मान लेते हैं कौन, अमेजन। अमेजन की ये सहायक नदी है, ये अमेजन है। और अमेजन को कौन नहीं जानता, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी है। क्योटो जानते हैं क्या होता है, क्योटो मैदान अगर पूछा होता, क्योटो अगर मैदान पूछता तो ये मैं जापान चला जाता, लेकिन क्योटो थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है इसे इक्वाडोर ले चलता हूँ। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्योटो है। और अगर इक्वाडोर में देखो ना तो वहाँ पर कई ज्वालामुखी है, खासकर आप देखेंगे तो वहाँ पर सबसे बढ़िया आप कोटापैक्सी को पाते हैं। किसको पाते हैं, चिम्बराजो को पाते हैं, कोटापैक्सी को पाते हैं, याद रखिएगा। ये ज्वालामुखी आपको मिलेंगे यहाँ। निकोसिया है, सान सल्वाडोर, ये भी आपके देश हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, अब बताओ। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। तो मेरे दोस्त याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य में है। और किस नदी पर पड़ता है, तो ये इंद्रावती नदी पर पड़ता है। किस नदी पर पड़ेगा, इंद्रावती नदी पर पड़ता है, ध्यान रखना। और इंद्रावती मेरे दोस्त किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो इंद्रावती मेरे दोस्त ये है गोदावरी की सहायक नदी। किसकी, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ अपने जंगल और अपने जनजातियों के लिए जाना जाता है, नक्सलाइट क्षेत्र होता है। छत्तीसगढ़ बहुत फेमस क्षेत्र है क्योंकि कोरबा यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको भी आपको जानना जरूरी होता है। मेघालय को कौन नहीं जानता, मेघालय को शिलांग पठार के नाम से भी जानते हैं आप लोग, है ना। मेघालय में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो है, खासी है
खासी खास है, बाकी सब बकवास है और जयंतिया है। ठीक है, कौन सी है? गारो, खासी और जयंतिया पाए जाते हैं। उत्तराखंड को कौन नहीं जानता भाई? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और ये सन 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में डिवाइड हो गया। ठीक है ना। उत्तराखंड को पहले क्या बोलते थे? उत्तरांचल बोलते थे, लेकिन वर्तमान में इसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए उत्तराखंड में ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो पाए जाते हैं कई सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व अगर मैं बात करूं तो यहीं पर पाया जाता है, जिसका नाम क्या है पता है आपको? क्या नाम है उसका? पहला टाइगर रिजर्व। थोड़ा पानी पी लें हम, तब तक आप लोग बताओ। हाँ देखिए, जिम कॉर्बेट, पता है दिमाग से बात उतर गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं पता है? रामगंगा कहते हैं। रामगंगा नदी इसी के बीच से होके आती है। ओके, झारखंड को कौन नहीं जानता? मुझे पता चला है कि जो बाबा के पास जाते हैं, बैजनाथ जो जाते हैं, वो झारखंड में ही पड़ता है। ठीक है, जो जल चढ़ाने जाते हैं झारखंड में पड़ता है। मैं अभी तक नहीं जानता था। अच्छा बताओ, झुमरी तलैया कहाँ है? तालों में नैनी ताल, बाकी सब तलैया। बताओ झुमरी तलैया कहाँ है? बताओ, कमेंट करके बताओ। झुमरी तलैया झारखंड में पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो इसको हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं। निजी और संवेदनशील, खाली स्थान वाला याद रखना, जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। किसका कार्य करता है? मेलवेयर करता है, ट्रोजन करता है, हैकिंग करता है, फिशिंग करता है। तो ये कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा फिशिंग का। कौन करेगा इसका? फिशिंग करता है इसका, ये आपका हो जाएगा फिशिंग। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान दें, इसको सही से पढ़ लें, तो ये क्या होता है? इसको फिशिंग कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम बता दो। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आत्मकथा का नाम बताओ जो एमसी मैरी कॉम, आपको पता होगा एमसी मैरी कॉम को, ये वाले ना, हाँ बॉक्सिंग करती हैं, ये एमसी मैरी कॉम है। प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, कौन सा है? यही है, अनब्रेकेबल, है ना, मतलब ब्रेक नहीं लेना। नो होल्डिंग बैक, इम्परफेक्ट, ये भी नहीं है, ये आपका हो जाएगा अनब्रेकेबल। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? अब देखिएगा, हम जानते हैं सीवी रमन साहब को, ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जाने जाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं अमर्त्य सेन साहब को, कैलाश सत्यार्थी साहब शांति के क्षेत्र में जानते हैं, है ना। हरगोविंद खुराना को हम जीव विज्ञान के क्षेत्र में जानते हैं। हरगोविंद खुराना साहब जो हैं, उन्होंने जीन के विषय में बताया था, है ना। आगे देखिए, अमर्त्य सेन साहब जो हैं, ये भारतीय पहले अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। ठीक है, अमर्त्य सेन साहब को पहले जो भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? अब बताओ, इसका जवाब आना चाहिए आपको, आना चाहिए कि नहीं? बताओ, आना। अब बताओ, जयपुर में भी कथक घराना है, बनारस में भी कथक घराना है कि नहीं? बात तो सही है सर। लखनऊ में भी तो कथक घराना है, आप बताओ। अब तो हो गई दिक्कत। तो यहां बताया कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, और यहां होना चाहिए था ध्यान नहीं देता है। क्या होना चाहिए था? ध्यान नहीं देता है। तो अब जयपुर तो ध्यान देता है, बनारस भी देता है, लखनऊ भी देता है, यहाँ पे बरेलिया नहीं ध्यान देता बाबू, समझ रहे हैं ना। बरेलिया ध्यान नहीं देता, बाकी सभी तीनों जो क्षेत्र हैं वहां पर कथक घराना काफी फेमस है। आगे देखो, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से खाली स्थान कर दिया गया। आप अपने मन हिसाब से भर लीजिए। उत्पादक किया जाता है, क्या उत्पादन किया जाता है? बताओ, क्या उत्पादन किया जाता है फिरोजाबाद में?
चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियाँ, है ना, और पीतल के ताले और जरदौजी कढ़ाई। पीतल के ताले तो अलीगढ़ में है भाई। कहाँ पर है? अलीगढ़ में। ठीक ठीक है। और कांच की चूड़ियाँ, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। कहाँ से ला करके? फिरोजाबाद से। कहाँ से लाना है? फिरोजाबाद से लाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। 1658 ईस्वी में, बढ़िया क्वेश्चन है, 1658 ईस्वी में बहादुर शाह, ध्यान देना, बहादुर शाह के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। किसने हराया था? मुराद बख्श ने, सुलेमान सिकोह ने, आलम शाह ने, बहादुर शाह ने। कमेंट करके जवाब दीजिए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसको किसने हराया था? सुलेमान सिकोह साहब ने हराया था। किसको? शाहजहां के पोते को। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहते हैं? बाबू बताइए, पीतल नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये तो मुरादाबाद जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद जाना जाता है। मिर्जापुर और चुनार ये चिकनी मिट्टी, क्या बोलते हैं उसको, चीनी मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। चीनी मिट्टी के लिए जाने जाते हैं चुनार और ये, और सीमेंट उत्पादन के लिए भी ये जाने जाते हैं। ओके, आगे देखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को खाली स्थान दौड़ने की जरूरत होती है। कितना दौड़ा देते हैं भाई? कितना दौड़ा देते हैं? बहुत दौड़ाते हैं ना। मिनिमम तो 5 किलोमीटर आपको रेस आनी चाहिए, ये कहा जाता है। डिच क्या 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है। तो आप बताओ इसमें क्या होगा? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, और 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर, या 35 मिनटों में 3.8 किलोमीटर। अब बताओ मुझे, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर रेस करनी होती है। ठीक है, और महिलाओं को 14 मिनट में, देखो ध्यान देना, ये पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए। देखिए, महिलाओं को 14 मिनट में कितना? 14 मिनट में उन्हें 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है। 14 मिनट में कितना दौड़ना होता है? 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है। ठीक है, ये पुरुषों के लिए है, क्योंकि पुरुष ज्यादा बहादुर होता है ना। आगे देखो, ये यही कहते हैं, बोलते हैं ना, कहते हैं समता और समानता का देगा। कहाँ समानता? वेतन तो बराबर है देंगे, तो उनसे काहे ज्यादा दौड़ाते हैं फिर ना। लेकिन कहते हैं ना, तुम ज्यादा दौड़ो, ज्यादा खाए पियो। आगे देखो, खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट। तो आप ध्यान दीजिएगा, पॉलीप्रोपोलिन को छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं। ठीक है, मतलब पॉलिएस्टर बहुलक होता है, पॉलीएमाइड भी होता है, पॉलीकार्बोनेट भी, ये सभी बहुलक होते हैं, मतलब कई चीजों से मिलकर के बने होते हैं। आगे, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें से 80% से 95% कार्बन होता है, वह कौन सा होता है? बताओ। यहाँ पर पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइड है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, एंथ्रासाइड कोयला जो होता है वो सबसे बेहतरीन कोयला होता है, और भारत में ये केवल थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। बाकी भारत में इसके भंडार आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, वो भी नवेली क्षेत्र में, तमिलनाडु में, नवेली क्षेत्र तमिलनाडु में लिग्नाइट के भंडार बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके, चलिए, अब पीठ तो सबसे बेकार है होता है, क्या मतलब इसका? आगे देखो, एक अणु है जिसमें खाली स्थान हो गया फिर से के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। आप बताओ कौन सा अणु है? ये क्या लिखा है? C60 लिखा है क्या? हाँ, C60 एक अणु है। अच्छा, 15 पंचभुज और 16 खटभुज। अरे भैया, सीधा सीधा से ये होता है। देखो, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, सॉरी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो इस 15 पंचभुज और 18 खटभुज, ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा,
तो समझ गए 15 चौको 60 है ना, अब 12 पंचे 60, ठीक है। तो इसमें कितने बन जाएंगे, कार्बन की वैलेंसी आप समझ के रखिएगा, एक कार्बन के पीछे 4 वैलेंस होता है, तो 660 है, तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, मतलब 12 पंचभुज हैं और 20 खटभुज होंगे, यही है ना, 12 पंचभुज हैं और 20 खटभुज होंगे। ध्यान दीजिएगा, कार्बन की वैलेंसी जरूर याद रखिएगा। ओके, आगे देखो, गैल्वानाइजिंग का मतलब इस्पात को क्या करना होता है, अब बताओ इस्पात को क्या करना होता है, क्रोमियम में बदलना होता है जस्ता, क्या बता रहे हैं, गैल्वानाइजिंग का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। किसके साथ पतली परत करना होता है बताओ, है ना, क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम और निकेल, पतली परत किसकी की जाती है, तो भाई ये जस्ता के की जाती है। किसके, आप जानते हैं ना, कोई ऐसी धातु होते हैं जिसमें गैल्वानाइजिंग का मतलब ये दिया गया, कोई भी इस्पात है उस इस्पात के ऊपर वो पतली परत एक चढ़ा दी जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे, ठीक है, जिसको आप लोग गांव की भाषा में सिल्वर कहते हो, क्या बोलते हो, सिल्वर, है ना। आगे देखो, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है क्या, महाधमनी के किसके शीर्ष पर शुरू होती है, अब बताओ, महाधमनी। अब देखिए आपका हृदय कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों का हार्ट ऐसा होता है, मुझे ये बात पता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या दिया गया, दाहिना निलय बायां निलय, दाहिना अलिंद बायां अलिंद। अब तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बायां निलय जो होता है वहां से धमनी शुरू होती है, ठीक है। तो ये धमनी हो गई मेरे दोस्त, ये वाली धमनी हो गई, और ये क्या हो गई आपके, ये सिरा हो गई, और ये क्या हो गई, धन्नी हो गई, मतलब धमनी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, MBPNP वही है, के पास स्थित, कहाँ स्थित है बताओ, कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद पुलिस अकादमी जिसको बोला जाता है। पुलिस कार्रवाई कहाँ किए थे सरदार पटेल, कहाँ के लिए गए थे पुलिस कार्रवाई करने, हैदराबाद गए थे ना, गए थे कि नहीं हैदराबाद, जब देश का एकीकरण कर रहे थे सरदार पटेल जी, तो कहाँ गए थे, हैदराबाद गए थे, है ना। जम्मू कश्मीर वो अपने आप विलय पत्र पर श्रीनगर, सहमति पत्र जूनागढ़ की बात किया जाए तो अपने आप सब लोग मिल गए वहां पर। पुलिस कार्रवाई की गई थी उनके द्वारा, कहां पर, हैदराबाद के निजाम के ऊपर, और हैदराबाद इसका सही जवाब भी है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है, जो बाइडेन ने किसको नियुक्त किया है, ध्यान देना, हर्षवर्धन श्रृंगला, अहमद जावेद, विलियम बर्न्स, टेरी ब्राउन स्टेट, किसको है, तो विलियम बर्न्स को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा उसको CIA मतलब चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मतलब अमेरिका का चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया है विलियम बर्न्स को, ठीक है, निदेशक बनाया है, ठीक है। आगे देखो, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन, मतलब इंजन ना लगा हो इसको बताना है, ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। अब बताना है इसको किस कोच के द्वारा विकसित की गई थी, तो ध्यान देना, चित्तरंजन, पटियाला, चेन्नई, कपूरथला। तो आप बताओ, चित्तरंजन तो आपका बनारस में पड़ता है, पटियाला पंजाब में, चेन्नई कपूरथला भी आपका पंजाब में पड़ता है, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, चेन्नई हो जाएगा, ठीक है, चेन्नई हो जाएगा। और चेन्नई में इसको वर्तमान में वंदे भारत के नाम से जानते हैं, वर्तमान में ट्रेन 18 को क्या कहते हैं, वंदे भारत। आप लोग शायद ना जानते हो, न याद हो, तो वंदे भारत के नाम से इस ट्रेन को जाना जाता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान देना, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। अब बताओ किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी, तो मुझे लगता है इसमें जो है आप देखेंगे IMF, किसका, IMF की संकल्पना को इसमें पारित किया गया था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को। विश्व बैंक हो गया, संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ हो गया, विश्व व्यापार संगठन, है ना। आप सब लोग जानते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क पड़ता है,
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ये भी यूनिसेफ वही है। विश्व व्यापार संगठन WHO ये कहाँ पड़ता है, WTO ये कहाँ पड़ेगा आपका, जिनेवा पड़ेगा। आगे बढ़े। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर, ये तो सब जानता है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। अब वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो बताओ किस नदी के तट पर ये विकसित हुआ था, तो ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुआ। कहाँ पर, सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। अब वैदिक सभ्यता में आप जानते हैं कि दो टर्म आते हैं। एक टर्म आता है 1500 से लेकर के 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक, है ना। इसको आपने क्या नाम दिया है, इसको नाम क्या दिया है भाई, 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। इसको ऋग वैदिक काल का है आपने, क्या बोला इसको, ऋग वैदिक काल बोला है, ऋग वैदिक काल बोला है या पूर्व वैदिक काल बोला है। और इसके बाद 1000 BC से लेकर के 600 BC या 500 BC तक इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया वैदिक युग। क्या, वैदिक युग। और इसके बाद के टाइम को क्या बोला गया, इसको, है ना, ब्राह्मण युग के नाम से जाना गया। मतलब वैदिक युग को हम ब्राह्मण युग भी कहते हैं क्या, लेकिन ठीक है, बाकी सब आप जानते हैं। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी दूसरी, है ना। पहली तो गोदावरी है और दूसरी ये हो गई। कृष्णा नदी के विषय में इतना जरूर आप जानते रहिए कि ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। और तीसरी बात, कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ से, कर्नाटक से। गोदावरी को तो आप सभी लोग जानते हैं, त्रयंबक से निकलती है, बात को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। तो आप लोग सबसे ज़्यादा पुराना जो है वो आपका कौन सा है, इलाहाबाद बैंक है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा है, इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना बैंक आपका है। ओके, इसका स्थापना 1865 में किया गया था, 1865 में इसकी स्थापना की गई थी। और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना जो की गई थी 1908 में किया गया। और बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है बाबू 1906 में किया गया। और जो यूको बैंक है इसकी स्थापना 1943 में की गई, ठीक है। कब किया गया, 1943 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है, आपको बताना है कहाँ आयोजित किया जाता है। तो आप बताइए, पुणे, मैसूर, कानपुर, उदयपुर। तो याद रखिए बाबू, इसको कहाँ पर आयोजित किया जाता है, पुणे में, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान में शालीमार बाग का निर्माण किया था। तो ये बाबू कहाँ किया था, कश्मीर में करवाया था। कहाँ पर करवाया था, कश्मीर में शालीमार बाग इन्होंने निर्मित करवाया था। वो भी किसकी याद में करवाया था इन्होंने, किसकी याद में करवाया था इन्होंने, तो ये करवाया था नूर जहां की याद में, नूर जहां की याद में करवाया था। और ये डल झील के पास है, कहाँ पर है, डल झील के पास है, ठीक है। ये है शालीमार बाग, है ना, ठीक है। ये डल झील के पास है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान, लेकिन पता है ये पाकिस्तान रहना नहीं चाहता, ये कहता है हम आपके पास आएंगे। अवध देखिए, अवध के विषय में एक कहानी बहुत प्रचलित है। वाजिद अली शाह यहाँ के नवाब हुआ करते थे 1857 के क्रांति के समय, और इन पर कुशासन का आरोप लगाकर इनको देश निकाला दे दिया गया था 1858 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये है वाजिद अली शाह महोदय। वाजिद अली शाह के द्वारा ये इसको, है ना, वाजिद अली शाह के द्वारा अवध में शासन किया जा रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने उन पर कुशासन का आरोप लगा दिया था 56 में, 1856 में, ठीक। क्या, कुशासन का आरोप इन पर लगाया था, ठीक है। दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था, कमेंट करके बताइएगा। दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है ना, किसने कहा था, मुइनुद्दीन चिश्ती हैं कि कोई और है, आप लोग कमेंट करके अपना बताइएगा, ठीक है। चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते लिखते रहिएगा, और आप लोगों को कहीं पर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपना
प्रॉब्लम को शेयर करिएगा, क्योंकि पता है जब तक आप कोई चीज़ शेयर नहीं करेंगे तब तक हम लोगों कैसे पता चलेगा कि आपको क्या समस्या है। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। अगर कहीं भी मेरी ज़रूरत महसूस करिएगा तो ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा, है ना। पहले तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अदरवाइज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है मेरे मोबाइल नंबर में भी। ये कॉलिंग नंबर मैं लिख रहा हूँ 8299833812। एक ये हो गया। व्हाट्सअप नंबर आपका होता है क्या 7379382656। ओके बाबू, अगर कोई आपको पढ़ते समय समस्या होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर वही कहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शून्य से शिखर ले जाना मेरा लक्ष्य है। और आप लोग अच्छे से अपना रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और भाई बहन का ये प्रेम युग युगांतर तक बना रहे। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते लिखते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।